मैम अभी अभी छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। आप काफ़ी अरसे तक एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर काम कर चुके हैं। इस घटना को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मैं इस घटना को इस दृष्टि से देखती हूँ कि उस जो समस्या है जिसकी बात कही जाती है, समस्या वो कोई भी हो, पर किसी भी समस्या में किसी भी पक्ष द्वारा वायलेंस जस्टिफाइड नहीं हो सकती। और मैं सोचती हूँ कि इस प्रकरण इसमें जो जो वारदात हुई है वो एक हिंसक घटना है, जो कि अफसोस की चीज़ है, नहीं होना चाहिए थी। चूँकि आपने मुझे पूछा तो मेरा संपर्क यही रहा है कि मैं पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ सरकार ने मुझे बुलाया था जब कलेक्टर सुकमा को एब्डक्शन किया था, और उसके रिलीज़ के लिए सरकार ने जो पहल की थी उसमें मुझे नेगोशिएशन के लिए बुलाया था। आई लेड द नेगोशिएशन टीम, और उस टाइम मैंने उनसे बातचीत की थी और हमने तय किया था क्या करना है, और वो उस तरह से कार्रवाई हुई। मतलब कि एक कमेटी बनी जिसकी मैं अध्यक्ष रही थी, जिसमें जो बहुत से लोग जेल में हैं उनके प्रकरणों को हमने रिव्यू किया। दैट वाज लास्ट ईयर्स इंसिडेंट। ये जो अभी इंसिडेंट है उसमें जिस प्रकार की वायलेंस, मैं तो नहीं समझती कि किसी भी जो भी आउटफिट हो, उनके कोई भी कारण हो, किस कारण से उन्होंने शुरू किया, क्या उनके उद्देश्य है, कुछ भी किसी भी उद्देश्य के लिए ये जो हिंसा है उसको हम सही नहीं मान सकते। कई बार ये कहा जाता है कि जो लोग हैं जिनको नक्सलवादी कहते हैं, मुझे नक्सलवादी क्यों कहते हैं, क्योंकि हालांकि इन लोगों का जहाँ तक मुझे मालूम है जो नक्सलवादी जहाँ पे पहले एक मूवमेंट हुआ था उससे कोई ज़्यादा संबंध नहीं है, और वो मान भी लें तो भी ये कोई भी कारण रहा हो, लेकिन कोई भी अगर मुश्किलें हैं, जैसे कहा जाता है कि आम जनता को मुश्किलें कई जगह मुश्किल होती हैं, उसका समाधान हिंदुस्तान के प्रजातंत्र में प्रजातांत्रिक तरीके से होना चाहिए। और जो सरकार है, कोई भी चुनी सरकार है, किसी भी पक्ष पार्टी की हो, राज्य में है, प्रदेश में है, तो उसके साथ पहल की जाती है, उस पर दबाव भी बनाया जा सकता है। दबाव बनाने के भी नॉन वायलेंट तरीके होते हैं और वो सक्सेसफुल भी होते हैं, तो वो करना चाहिए। हिंसा से कोई किसी समस्या का निराकरण नहीं होता। हिंसा की बात सारी ये है कि उसमें बहुत से जो लोग जिनका कोई संबंध नहीं है, जो ना सरकार में है ना नक्सलाइट के साथ है, उनको बेकार सफ़र करना पड़ता है, उनकी मुश्किलें बढ़ती हैं, वहाँ गवर्नेंस नहीं होती, तो उसको नहीं करना चाहिए। ये मेरा इस बारे में कहना। अच्छा, गिल साहब को एडवाइज़र के तौर पर बुलाया गया था पंजाब में, तो उनका ऑपरेशन बड़ा ही सक्सेसफुल रहा था। गिल साहब को भी रमन सरकार ने एडवाइज़र के तौर पर बुलाया गया था, लेकिन वो भी विफल रहे। इसका मुझे मालूम नहीं गिल साहब ने वहाँ क्या किया, लेकिन देखिए दूसरी चीज़ ये है कि जिस प्रकार का मूवमेंट को कह लीजिए या समस्या को उन्होंने, टेररिस्ट समस्या को उन्होंने पंजाब में किया था, उसका रूप और इसका रूप बहुत फ़र्क है। और दूसरे दोनों एरियाज़ का जोग्राफी है वो बहुत फ़र्क है। उदाहरण के लिए पंजाब में एक विलेज से दूसरे विलेज तक जाने में कोई फासला भी नहीं होता, डेंसिटी पॉपुलेशन है, रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और आप उस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आप बस्तर में जाके देखिए, क्योंकि मैंने तो उसको बहुत मैंने वहाँ पे ट्रैवल किया है, काम भी किया है जाके एज डेवलपमेंट कमिश्नर और दूसरे उसमें, तो वहाँ पे तो आप इतना घना जंगल है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, जो मेन रोड्स हैं उसके बाद अंदर रोड्स बननी बाकी थी। वहाँ पे आपको तो ट्रैवल करना मुश्किल है इंटीरियर में। वहाँ के अबुझमाड़ एरिया है जहाँ का कि सेटलमेंट भी कभी नहीं हुआ था, तो उस तरह के इलाके में तो दूसरी तरह की बात होती है, तो उसमें गिल साहब का तरीका दूसरा होता है। तो मुझे मालूम नहीं उन्होंने क्या किया, मुझे मालूम नहीं। अपने कार्यकाल में कभी नक्सलियों से दो चार होने का मौका नहीं, नक्सलियों को ऐसे बात करने थोड़ी आते हैं आपके पास। नहीं, देखिए उनका जो तरीका है वो उनके बात हमेशा, हाँ, तभी भी उनका तरीका है वो हमेशा मीडिया में देते हैं। हमारी ये डिमांड है, हमारा ये कहना, हम इसको ये करें। अभी भी आपने देखा उन्होंने कहा है कि किनको चिट्ठियाँ भेजी हैं, है ना। तो ऐसा कोई नहीं होता जैसे कि अगर कोई दूसरे लोग हैं वो एक विज्ञापन लेके आएंगे, आपसे कहेंगे कि हमारी डिमांड्स आप इसको पूरा करो या हमारी समस्या को दूर करो। ऐसा तो उनकी कोई बातचीत होती नहीं है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो वैसा तो होता नहीं है, उनकी वो चीज़ें मीडिया में ही आती हैं कि वो क्या उनका की धमकी है या क्या उनका आक्रोश है, जो कुछ भी उसको कह लें।
तो वो तो अलग अलग होता है। तो ऐसे तो होता नहीं कि वो मेरे पास, अगर मैं मान लो राज्य की मुख्य सचिव हूँ तो मेरे पास वो आएँ और कहें कि हमारी ये यहाँ की कठिनाई इनको दूर करिए, ये सारी समस्या, ऐसे तो आते नहीं हैं। उनका तरीका बहुत फ़र्क है। अब वो तरीका कितना वो सही मानते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन तो अपने कार्यकाल में आपको इस समस्या नहीं, हाँ, से तो मैं तो होम सेक्रेटरी थी राज्य में, तभी हाँ। भी हमने हैंडल किया है। बालाघाट में घटना, बालाघाट और राजनांदगांव वगैरह उस एरिया थे जहाँ पे कि उस ये वक्त क्या स्थिति थी, आज से अलग इससे थी? बहुत फर्क थी ना, इससे बहुत अच्छा, फर्क थी। वही देखिए क्या है कि ये जो समस्या है इसकी काफ़ी कुछ इसका जो स्वरूप है वो प्रत्येक राज्य पे डिपेंड करता है। अभी ये महाराष्ट्र में भी है, आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, थोड़े से पोर्शन में मध्य प्रदेश में है, अभी भी बालाघाट मंडला वगैरह में कुछ है, और कुछ और भी जिले बताते हैं अभी, और झारखंड में है। तो हर जगह अलग है। वहाँ पे दूसरा ग्रुप था जो मैं करता था, बाद में यहाँ का पीपल्स वार ग्रुप था, वहाँ पे एमसीसी थे, ये सब मर्ज हो गए, इन्होंने सब एक तरह से काम किया, जो भी हुआ हो। लेकिन उसका स्वरूप भी फ़र्क होता है, वो किसको टारगेट करते हैं वो भी फ़र्क होता है, किन समस्याओं के बारे में बात करते हैं वो भी फ़र्क होता है, वो अपने आप से तय करते हैं। और काफ़ी से पढ़े लिखे लोग हैं, बिना पढ़े लोग भी हैं, सभी हैं। तो ये हर एक राज्य की और वहाँ की भौगोलिक स्थिति पे वहाँ की क्या समस्या पे फ़र्क पड़ता है कि क्या स्वरूप वहाँ पे आएगा। तो उस वक्त जो पिछला हाँ, तो घटनाएं हुई थी, उस 2-3 घटनाएं, ये बेसिकली घटनाएं। अब वो ज़्यादा बड़ा स्वरूप है, उस टाइम काफ़ी कम स्वरूप था। अच्छा, हाँ, काफ़ी कम स्वरूप था, मतलब लोकली मैनेज था काफ़ी अंशों में उनके, इसमें मंडला बालाघाट में, और वहाँ पे भी मतलब एक खास ऑफिसर्स अपॉइंट हुए थे जो वहाँ कैंप करके रहे थे। अभी बहुत कम कोई ऐसी कैंपिंग नहीं होती है क्योंकि काफ़ी एरिया में प्रभाव है, ऐसा कहा जाता है। मैंने नहीं देखा जाके, लेकिन ऐसा कहा जाता है। अच्छा, तो अब इसमें क्या होगा कि देखिए उसके कारण वहाँ पे कोई गवर्नेंस भी नहीं होगी, कोई डेवलपमेंट भी नहीं होगा। जब तक लोग जाएंगे तब तो डेवलपमेंट कैसे होगा। आप शांति रखो, शांति नहीं तो डेवलपमेंट भी नहीं होगा। तो ये जो चीज़ है इसको कोई सोचता नहीं है कि लोग कहते हैं कि भाई डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है, विकास होगा तो लोगों को सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, चैन मिलेगा, समस्याएं दूर होंगी। ये समस्या दूर होंगी क्योंकि जब तक कि जो समस्या दूर करने को जिनको जिम्मेदारी दी वो अगर वो नहीं आएंगे तो उनको काम तो करने दिया जाए। सरकारी स्तर पर इसको कहीं ना कहीं से फेल्योर तो माना जाए कि इसको कंट्रोल करने में अब फेल्योर तो बहुत होगी, फेल्योर में तो इनएडिक्वेट तो होंगी, क्या क्या है वो तो इसमें बात होती रहती है, या समय समय पे केंद्र सरकार उसको पहल करती है, मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई है, वो होम विभाग के लोगों की बैठक हुई है, उसमें स्ट्रेटजी बनती है, और क्यों सफलता नहीं मिली वही लोग बता सकते हैं कि समस्या क्या है, लेकिन ऐसा नहीं कि समस्या दूर नहीं हो सकती। अगर केंद्र और सरकार और सभी राजनीतिक दल इस समस्या को मिलकर इसके साथ को पहल करें कि भाई ये समस्या, ये जो इसकी है, ये वहाँ की आम जनता के लिए मुश्किल की चीज़ है। इससे बाकी कुछ भी हो, चाहे सरकार को जो भी हो या नक्सलेट कुछ हो, कम से कम वहाँ की जो आदिवासी जनता उनको इससे फ़ायदा नहीं होता, बल्कि उनको सफ़र करती है। और ये सोचते हुए समस्या को अगर सब मिलकर काम करें कि भाई समस्या को दूर करना है, कोई कठिनाई है उनको दूर करना है और इफ़ेक्टिव वे में इसमें एक्शन लेना है, कोई कारण नहीं कि समस्या दूर ना हो सके। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन दूर तो हो सकता है। आपको नहीं लगता, आपको ऐसा लगता है क्या कि सरकार को इतनी बड़ी घटना के बाद, अब जैसा मनमोहन सिंह ने कहा था, बातचीत होना चाहिए? आपको लगता है बातचीत होनी चाहिए, गुंजाइश है? देख लें कौन बातचीत किससे करना चाहते हैं, कौन करना चाहते हैं, किस विषय पे, मुझे मालूम नहीं किस चीज़ की बातचीत किसकी करेंगे। बातचीत सरकार को नक्सलाइटों से बातचीत करनी चाहिए, बातचीत के लिए आमंत्रित करनी चाहिए। अब वो तो मैं नहीं कह सकती वो आमंत्रित उन्होंने तो कहा तो नहीं है, जैसे उन्होंने कहा है कि अगर मैंने मीडिया में नहीं देखा कि नक्सलाइट्स ने कहा हो कि हाँ बातचीत का वेलकम कर, उन्होंने बयान कहा तो उसके बाद में उनकी प्रतिक्रिया तो मैंने देखने को मिली नहीं कि उन्होंने कहा हो कि वेलकम, कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है हम बातचीत करना चाहेंगे। तो बातचीत अगर होगी दोनों पक्षों से होगी ना, तो केवल मनमोहन सिंह अकेले बातचीत नहीं कर सकेंगे। तो मुझे तो अभी तक उनकी कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दिखी कि उन्होंने कहा हो। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है जब इस दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष है जो कि जिसको विरोध करना कह रही है या जो कुछ अपनी बातें रख रहे हैं, और सरकार कहती है कि हम तो बात नहीं करेंगे या हम बात करेंगे, तो उसकी भी प्रतिक्रिया आती है कि हाँ हम वेलकम करते हैं, नहीं वेलकम करते हैं, हम बात नहीं करेंगे।
मुझे तो अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखी उन्होंने कहा हो कि हम वेलकम करते हैं या हमें। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये है कि क्या देश के प्रधानमंत्री को ऐसा आमंत्रण देना चाहिए कि हम बात करेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री ने क्यों आमंत्रित की बात कही तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन वो सब द्वार खुले रखना चाहते होंगे, ये उनकी स्ट्रेटजी होगी शायद। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि नक्सलाइट्स गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, ये भी तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी ने इसको कहते हुए कहा, सोचते हुए कहा हो कि ठीक है हम उन पर बात करेंगे। मैंने देखा कई केंद्रीय मंत्री और जो कांग्रेस के लोग हैं पहले वो कहते थे कि भाई ये गरीबों की बात करना, आज वो नहीं कह रहे गरीबों की बात करने की बात। तो उनके भी नजरिए में फर्क आता है। ये माओवादियों की जो काम करने का हम तरीका देख रहे हैं, अब आज से 10 साल पहले या 12 साल पहले आम नागरिक भी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, देश में शिक्षा का स्तर बढ़ा है और आम जन भी जागरूक हुए हैं। तो उसमें ये माओवादी जो ये चीज फैला रहे हैं कि हम गरीबों के मसीहा, गरीबों का मुद्दा उठा करके बात कर रहे हैं, इसको आप कहाँ तक सच मानती है? क्या वो वास्तव में गरीबों के मसीहा? अब मैं नहीं कह सकती कि वो गरीबों के मसीहा है कि नहीं, मैंने इस दृष्टि से नहीं देखा इस विषय को। तो बात ज़रूर कहते हैं कि हम गरीबों की बात करना चाहते हैं, लेकिन मैं फिर वही कहूँगी गरीबों की बात करने का भी तरीका वायलेंस नहीं है। ज़रूर करें गरीबों की बात, लेकिन उन्होंने आंध्र प्रदेश में भी की हो, क्योंकि ज़्यादातर तो वो लोग आंध्र प्रदेश के लोग हैं जो छत्तीसगढ़ में अभी हैं, तो वहाँ भी उन्होंने बात की होगी, छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने कहा होगा। लेकिन मैं फिर वही कहूँगी कि किसी भी कारण से गरीबों की बात करने का भी तरीका वो वायलेंस से नहीं है। अभी कम से कम हिंदुस्तान में नहीं है। कम से कम हिंदुस्तान एक तब का जो देश का जो साइज है और जो प्लूरलिटी है यहाँ पे और जो यहाँ की भावनाएं लोगों की, इस देश को आप प्रजातंत्र के तरीके से ही लोगों की समस्या रख के सुलझा सकते हैं, वायलेंस से नहीं सुलझा सकते, वो लोगों का नुकसान होगा। अभी रमन सरकार को क्या स्टेप उठाना चाहिए? आपको क्या लगता है कि समन्वित नीति करके इफेक्टिव एक्शन करें, तो पीस भी रेस्टोर करें और जहाँ डेवलपमेंट की आवश्यकता घटना के बाद सरकार का कदम क्या होना चाहिए? उसके घटना के पहले भी था और अभी वही कदम है कि उनको इफेक्टिव कार्रवाई करें, वो एरिया को खुला ना छोड़ दें, वहाँ पे अपनी प्रेजेंस रखें, इफेक्टिवली वहाँ पे जनता के बीच में जाने की स्थिति करें। जनता के बीच में जाने के लिए उनको वहाँ फोर्सेस भी रखनी पड़ेगी ताकि शांति हो। और क्या अगर मान लीजिए दूसरी तरफ से अगर वो लैंड माइन होगी तो कोई जाएगा नहीं, तो ऐसी स्थिति रखें कि लैंड माइन ना बिछाए जा सके, ऐसी स्थिति करें चाहे किसी के ऊपर वार ना हो, वायलेंस ना हो, लोग जा सके। अब जैसे ये जो घटना हुई है, एक तो पॉलिटिकल पार्टी के वहाँ, पॉलिटिकल पार्टीज अगर वहाँ नहीं जाएंगी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, तो वहाँ पे प्रजातंत्र का काम कैसे होगा? तो ऐसी रैली पे अटैक किया, इसका मतलब ये कि प्रजातंत्र का वहाँ काम ही नहीं होगा, तो वो तो नहीं चल सकता। अब इसको निपटाने के लिए एक बार आंध्र में जो है वो सेना, इंदिरा जी ने एक बार सेना भेजा था, पता नहीं आपको जानकारी है कि नहीं, जरूर होगी। और दूसरी बार ये सलवा जुलूम जो शुरू किया था कर्मा जी ने, क्या वो इफेक्टिव नहीं था? अब पता नहीं, तो उसमें काफ़ी उसके बारे में बहुत सी राय हैं। सलवा जुलूम उन्होंने ट्राइबल्स को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की थी उसके बारे में, लेकिन वो नहीं हुआ अभी बहुत कारणों से। देखिए, कोई चीज़ कभी सफल होती है, कभी नहीं सफल होती है, हर एक चीज़ का एक टाइम होता है। आखिर में तो स्थानीय लोग ही अपनी बात रखेंगे, और उन्होंने स्थानीय लोगों को संगठित किया था। शायद ये था कि उन्होंने हथियार दिए थे, उसके बारे में आलोचना हुई, और उसके बारे में कोर्ट ने भी कहा कि आम जनता को इस तरह से हथियार नहीं देना चाहिए, एक तरह से फोर्स तैयार कर रहे हो, तो वो उसका क्रिटिसिज्म हुआ। लेकिन आम जनता को इसके तैयार करना कि वो कहें कि भाई हम अपनी समस्या को दूर करेंगे, आप हमें मत परेशान करो, तो गलत नहीं होगा। अब इसमें उन्होंने आर्म्स देने की जो बात की, उसके ऊपर से कठिनाई हुई। हालांकि वो भी कांग्रेस में थे, और उनको इस रैली में उनके ऊपर जो अटैक हुआ और उनको तो मार ही दिया, और जिस तरह से मारा वो भी बात कुछ अच्छी नहीं लगी। तो मेरा तो पूरा कहना वही है कि इसका उद्गम कुछ भी हुआ हो, लेकिन हर एक किसी इस तरह के जो संगठन बनते हैं, बाद में उसमें बहुत तरह की दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, और लोगों का कहना इस संगठन में बहुत तरह की चीज़ें आ गई हैं, ऐसा लोगों का कहना है। मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ में नहीं हूँ, और मध्य प्रदेश में बाय एंड लार्ज ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे कि इस समस्या की बात बहुत ज़्यादा गंभीर हो, लार्ज एरिया। लेकिन अभी भी अगर जो भी नक्सलाइट मूवमेंट में हैं वो सोचें, और मैंने तो उनके नेगोशिएटर को भी कहा था कि भाई, जब मेरी बात हुई थी कलेक्टर की उसमें, कि भाई आप उनको सलाह दो कि इस देश में प्रजातंत्र है, और उसमें आ जाए इलेक्शन लड़ने,
इलेक्शन लड़ लें और वो आ जाए पावर में, वो अपने तरह से फिर लोगों को सुधार करें, लोगों की समस्याओं को हल करें। और अभी तो देखिए, पहले तो केवल देश स्तर पे और प्रदेश स्तर पे के चुनी हुई सरकारें आती थी। अब जिले में भी हैं चुनने का, जिसमें आप समस्या दूर कर सकते हो, ब्लॉक में भी हैं, गांव में भी हैं। तो उस स्तर पे आए ना, चुन कर के प्रजातंत्र के अंदर बैठे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और समस्या को वो समस्या सुलझाए। उसको समस्या सुलझने लायक है नहीं, ऐसा नहीं है। आपने क्या क्या सलाह दी थी आपको जब बुलाया गया? नहीं, मुझे सलाह देने के लिए बुलाया था, मुझे उन्होंने बुलाया था ये जो कलेक्टर को छोड़ा था उसके लिए, उनके लोगों के साथ में बातचीत का निराकरण कराने के लिए, कलेक्टर के रिलीज के लिए, जो उन्होंने अखबार में दिया था, मीडिया में दिया था कि उनकी क्या कहना है, क्या उनकी किस कारण से उन्होंने कलेक्टर को क्यों छोड़ने को कहेंगे, नहीं करेंगे, सब बात उनके प्रतिनिधियों से हुआ था। तो उनसे बातचीत करके क्या लगा? उनके प्रतिनिधि तो शहर में रहते हैं, हैदराबाद में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, वो थोड़ी बस्तर में रहते हैं। अच्छा। हाँ, वो उनके प्रतिनिधि बाहर से आते हैं, वो उनके साथ संपर्क में रहते हैं। तो उनसे बातचीत करके क्या लगा? बातचीत तो उसी मुद्दों पे हुई, कलेक्टर को कैसे रिलीज करना, वो तो बहुत लिमिटेड मुद्दा था, कुछ समस्या के समाधान का मुद्दा उसमें नहीं था।